इस वीडियो में आप ऐसी बातों को जानोगे जो आपका सर घुमा देगा। दूसरे ग्रह के एलियंस कोयला क्यों खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस क्यों लेते हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आप देखते हो 200, 300, 400 पहुंच जाता है। दिल्ली और लाहौर में 1900, 2000 इतना लेवल पहुंच रहा है। पर इस चीज के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको पता होनी ही चाहिए। आपका जो दुश्मन है उसकी वैल्यू 2 कौड़ी की है। अब इसमें जो कौड़ी है ना, इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के यूनिक फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 9। अभी दीपावली में मेरी मम्मा ने कौड़ी लाया था और मैंने अनकॉन्शियसली नोटिस किया कि घर में कौड़ी ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। वो कौड़ी असल में ये था जो कि पूजा में यूज होता है। तब मैंने पूछा कि 1 मिनट, जो ये कौड़ी कौड़ी बार बार कहते हैं कि ये तो 2 कौड़ी का सामान है, क्या वही कौड़ी यही है? आंसर पता चला हाँ वही है। 2 कौड़ी की औकात, 2 कौड़ी का सामान, ये आया कहाँ से है पता है? इसी से। और इसका एक ऑफिशियल इंग्लिश वर्ड भी है, कौरी, खौरी, COWRI, कौड़ी। और ये क्या था पता है? ये कौड़ीज पहले कॉइन के रूप में यूज होता था। ये तो होते हैं समुद्र में या फिर पानी के बॉडीज में, जैसे कि तालाबों में। पर परफेक्ट शाइनी कलरफुल कौड़ी रेयर थे और इसलिए उसको मनी के तौर पे भी, पैसे के रूप में हर जगह इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे भारत में ही, इनफैक्ट अफ्रीका, इंडोनेशिया और इवन अमेरिका में भी। अब आप ये पूछ सकते हो कि फैक्टेक्स भाई, पहले 1 रुपए का बहुत वैल्यू होता था। 1 रुपए में आपकी माँ सोने का नथुनी ले सकती थी पहले 1940s 50s में। तो उस समय पता है बंगाल एरिया में 2560 कौड़ी इक्वल टू 1 रुपए होता था। 2560 कौड़ियां लाओगे तब जाके आपको 1 रुपए का कुछ मिलेगा। उस समय 1 रुपए भी 200-300 रुपए के बराबर था। आज अंदाजा लगाएं तो 2500 कौड़ी में 2 कौड़ी तो काफी कम होता है। यहीं से निकला कि 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का तो ये चीज है। कौड़ी तो खुद 2 कौड़ी का है, लेकिन ये मत भूलो कि जब मेटल कॉइन्स का अस्तित्व नहीं था तो पत्थर, कौड़ी, यही सब कुछ सालों नहीं बल्कि कई सेंचुरीज तक यूज किया गया था। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल को हमेशा ऑन रखना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपके फोन में टाइम पे पहुंच सके। और वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 8। आप ये देखो, ये है एक नॉर्मल विंड टरबाइन, लेकिन उसके बेस का स्ट्रक्चर शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। देखो, विंड टरबाइन के बेस में इतना सारा स्टील होता है, इतना मेटल का फ्रेमवर्क बनाया जाता है। एक विंड टरबाइन के नीचे हजारों और बड़े बड़े विंड टरबाइन में लाखों किलो मेटल का इस्तेमाल होता है। जब विंड टरबाइन घूमता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है एकदम बेस में। बेस कपकपाता है, आप कह सकते हो। जब विंड अपने फुल फोर्स में होता है तब हजारों किलो का फोर्स लग रहा होता है। और क्योंकि एक विंड टरबाइन का लाइफ 20 से 30 साल होते हैं, उतना तो चलना ही चाहिए, बनाने वाले ये कहते हैं। इसलिए लाखों किलो का मेटल फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। ये फैक्ट शायद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे। ऑस्ट्रेलिया का ये एक ITR डॉक्यूमेंट है जो कि ट्विटर पे कुछ समय पहले वायरल हुआ था। इसमें ये दिख रहा है कि आपके टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। आप चाहे डायरेक्ट टैक्स भरते हो या नहीं भरते हो, पर जब भी आप कुछ खरीदते हो तो टैक्स आप बहुत देते हो। अगर आप एक 20 लाख की गाड़ी खरीदो तो ऑलमोस्ट 40% टैक्स ही होता है। तो एक सुपर 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 कॉमन सेंस की बात है कि जब इतना टैक्स पे हो रहा है तो वो टैक्स का पैसा सरकार कहाँ यूज कर रही है, उसका अप्रॉक्स ब्रेकडाउन तो हमें दिखना चाहिए ना अपने अकाउंट में कि टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। और बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है। आपने अगर साल के अंत में 1 लाख रुपए इनकम टैक्स पे किया सरकार को, तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि हमारा 1 लाख रुपए कहाँ इस्तेमाल हुआ? 1 लाख रुपए क्या कम होता है क्या? बस चला गया, अब वो मैनेज करे, हमें कोई ये नहीं। लेकिन जिस तरह हमारी जनता अवेयर हो रही है
इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है ये आ ही जाएगी कुछ ही सालों में। फैक्ट नंबर 6, ये एक ऐसा कमेंट है जो मुझे पढ़कर मजा आ गया। डे 10 ऑफ आस्किंग, राजेश भाई आई हैव अ क्वेश्चन। अगर किसी न्यू बॉर्न बेबी को कपड़े पहना दें और फिर वो कपड़े कभी ना उतारे तो क्या उसके कपड़े फट जाएंगे हल्क की तरह? ये मस्त क्वेश्चन है। बेबीज जब मान लो 10 दिन के हैं तो उसके बाद का जो पीरियड होता है 1-2 सालों का, उनमें उनके बॉडी का इंटेंस ग्रोथ होता है। बॉडी डबल ट्रिपल हो जाता है कुछ ही महीनों में। तो अगर उन्हें कपड़े पहना दें और चेंज ना करे तो क्या हल्क की तरह कपड़े फट जाएंगे? तो ऑफ कोर्स हाँ, फट जाएंगे। कपड़ा टाइट होने लगेगा और 10 से 11 महीने में ही वो फट जाएगा। तो हाँ, बेबीज इंसान के फिजिकल ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ के मामले में हल्क ही होते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही ज्यादा डीप फैक्ट है और ये फैक्ट अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इंसाइटफुल है लेकिन आपको अजीब लगेगा। अभी इसी साल 38 देशों में एक स्टडी की गई थी लगभग 4 लाख वैज्ञानिकों को लेकर, और ये स्टडी का समरी देखो क्या पाया गया। अगर 100 वैज्ञानिक बनते हैं तो 100 में से 33 वैज्ञानिक अपने 5 साल का कैरियर खत्म होते ही छोड़ देते हैं, बस 5 ही साल बने रहते हैं। और 100 में से 50 वैज्ञानिक यानी आधे वैज्ञानिक 10 साल के कैरियर के बाद वैज्ञानिक का काम करना छोड़ देते हैं। क्या है कि आमतौर पर कोई पूछता है किसी बच्चे को कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो बच्चा कहता है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। तो आपने सुना ही होगा कि कोई बोले डॉक्टर तो लोग बहुत चमकते हुए आंखों से देखते हैं, वाह डॉक्टर एम्बिशन है इसका। या फिर इंजीनियर, उसको भी देखते हैं, वाह बच्चा इंजीनियर बनेगा, अच्छा एम्बिशन है, पढ़ो पढ़ो। पर वैज्ञानिक कोई बोलता है तो आप नोटिस करना, सटल सी बात है लेकिन वैज्ञानिक शब्द को लोग उतना वैल्यू नहीं देते। अब जब बेटी की कैरियर की बात आती है तो वैज्ञानिक वियर्ड लगता है, क्या वैज्ञानिक बनेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन इन जनरल वैज्ञानिकों की रेस्पेक्ट, इज्जत तो डॉक्टर्स के ही बराबर होती है। तो ऐसा क्यों? वैज्ञानिक का कैरियर अच्छा भी है, खराब भी है, ऐसा क्यों? तो देखो अब बात क्लियर कर रहा हूँ। क्या है कि देखो, आप कोई भी काम कर लो, आखिरकार आपके टेबल पे फूड होना चाहिए। मनी की बात हो रही है, पैसे की, फॉर सर्वाइवल। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी में ये कहा, ये कमेंट पास किया कि वो रिसर्च तो करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं पेजेस नई चीजों को लेकर, लेकिन उनका लिविंग भी तो इंश्योर होना चाहिए, उन्हें अच्छा खासा पैसा भी तो मिलना चाहिए, और वही नहीं है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक कोई बन भी जाए तो वो उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता है एज कंपेयर टू कोई भी और नौकरी। मान लो किसी को इज्जत ही बहुत मिल रहा है लेकिन हॉस्पिटल इमरजेंसी के समय बिल पे करने में असमर्थ है, तो इज्जत का क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि इज्जत वैल्यूएबल नहीं है, फिर भी पैसे तो चाहिए ना। और इस बात को आप देखो एक बार कि ये स्टडी बाकी कंट्रीज की है। भारत की बात करें तो यहाँ तो और इंटेंस मामला है। बाकी देशों में, बड़े बड़े देशों में वैज्ञानिकों की सैलरीज बहुत कम है, और भारत में जो वैज्ञानिक कम्युनिटी में है वो भी यही कहते हैं, आप जाओ खुद पता कर लो, वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि उन्हें सेटिस्फैक्टरी पैसा नहीं मिल पा रहा है इस फील्ड में। और यही कारण है कि 100 में से 33 वैज्ञानिक 5 साल के अंदर छोड़ देते हैं अपना काम, और 10 साल के अंदर आधे लोग छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 4, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ये पोस्ट ट्रेंड कर रहा था जिसमें ये दिख रहा था कि दिल्ली का एयर पॉल्यूशन 2000 पहुंच गया था, जो आप आमतौर पे देखते हो कि 100 के नीचे नॉर्मल है और 300-400 पहुंच जाए तो डेंजर है, यही 2000 पहुंच गया था। पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं हुआ था, ये सब बस सेंसेशन क्रिएट करने के लिए होता है। एक्चुअली में उस दिन 700-800 हाईएस्ट पहुंचा था एज पर ऑफिशियल मीटर्स। बाकी बात करें तो ये जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि हाईएस्ट कितना पहुंच सकता है एक शहर में। हम जो सुनते हैं 400 पहुंच गया, 800 पहुंच गया, हाईएस्ट कितना पहुंच सकता है? तो इसका आंसर आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ। मान लो आपके रूम में, कमरे में आग लग गई, तो अब पूरा स्मोक हो गया, पार्टिकल्स हवा में है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो। तो वो जो सिचुएशन होती है इंटेंस होम फायर में, 5000
AQI तक पहुंच जाता है। तो टेक्निकली अगर किसी शहर का AQI 5000 पहुंच गया या फिर 4000 भी पहुंच गया तो अनब्रीथेबल है, उसमें इंसान 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा, सफोकेट हो जाएगा। पर गजब बात तो दिवाली के बाद वाले कुछ समय पे दिखी। पाकिस्तान के लाहौर में जो AQI रिपोर्ट किया कई आर्टिकल्स ने, वो 1900 किया। एक शहर में 1900, ऑलमोस्ट 2000 AQI, ये अल्ट्रा हद पार है। ये टू बैड टू बी ट्रू है। पर ये अनइमेजिनेबल AQI एक्चुअली में था, मतलब सफोकेशन लेवल का आधा पूरे शहर में पहुंच गया था। दैट्स डेंजरसली गजब। फैक्ट नंबर 3, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं सिंपल सा, और आप ये बताना कि बॉल जब गिराएंगे तो कौन सा बॉल सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा। दिखाता हूं आपको, देखो एक बार। अब बताओ, जैसे कि यहाँ से बॉल छोड़ा जा रहा है, तो क्या एकदम सीधा जो लाइन है इसमें बॉल सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा, या फिर बीच वाले टेढ़े ट्रैक में सबसे पहले बॉल आखिरी तक पहुंचेगा, या फिर ये जो ऐसे एल शेप में है जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम जोर से आएगा स्विंग करके, इसमें सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा। आप गेस कर पा रहे हो कि अगर नीचे ग्रेविटी मौजूद है और ये 3 शेप मौजूद हैं, सबसे तेज कौन जाएगा? तो इसका रिजल्ट आप देखो एक बार। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, बॉल को गिराने के बाद सबसे पहले मिडिल वाला जो शेप है, इसमें सबसे तेज बॉल जा रहा है। एक्चुअली में बीच वाले को कहते हैं ब्रैकिस्टोकॉर्न कर्व। और कहीं भी ग्रेविटी हो तो इसी शेप में सबसे पहले कोई भी चीज फॉल करता है। मान लो धरती है, उसमें स्पेसशिप सीधा नहीं आता है, बल्कि स्पेसशिप को इसी शेप में धरती में री एंटर करवाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, ये जो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है लेंथ में, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन कम है। और जो नीचे वाला है, इसमें देखो ऊंचाई से नीचाई बहुत है, एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी लंबाई भी बहुत है। लेकिन जो मिडिल पार्ट है वो बेस्ट बैलेंस है इन दोनों का। इसका पाथ लेंथ भी छोटा है और इसमें अच्छा खासा एक्सेलरेशन भी मिल जाता है, यानी परफेक्टली बैलेंस्ड। और यही कारण है कि इसी शेप में बॉल सबसे पहले आखिर तक पहुंचता है। सबसे जो नीचे वाला शेप है, इसमें बीच तक आने के बाद एक्सेलरेशन कम हो जाता है, लेकिन मिडिल वाला ये जो मस्त शेप है, इसमें बॉल के थ्रू आउट दी जर्नी उसको एक्सीलरेशन मिलता रहता है। चलो बच्चों, बहुत हो गया फिजिक्स क्लास, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 2, ये जो कमेंट किया है मेरे वीडियो में, ये प्रोबेबली बहुत जीनियस थिंकर है। ऑलमोस्ट ये लिखते हैं कि जैसे हम लोग को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए हवा में, और खाना भी चाहिए, वैसे ही किसी और प्लैनेट के क्रिएचर के लिए कोई और लिक्विड ही उनका पानी होगा, कोई और गैस ही उनका हवा होगा। ये पूरा कमेंट आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत डीप चीज को ऐसे हिट किया गया है। आप सोच के देखो, हम हमेशा अपने कॉन्टेक्स्ट से दूसरे चीजों को देखते हैं। भाई देखो, हमारे लिए पानी पानी है। अब दूसरे ग्रह की बात करें तो वहां पे उनका पानी कोई और गैस से भी बन सकता है ना। हम लोग ये मानते हैं कि दूसरे ग्रह में पानी होगा तभी वहां लाइफ होगा। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, उनका पानी कोई और केमिकल से भी तो बन सकता है ना। हम लोग के कॉन्टेक्स्ट से ये सही है कि लाइफ के लिए पानी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स आपके कॉन्टेक्स्ट का केयर नहीं करता। दूसरे ग्रह का कोई और लिक्विड जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है, लेकिन उनके लिए पानी होगा। अब एलियन क्रिएचर्स जहां होंगे, उनके लिए जो पानी होगा, जो वो पी के जीते हैं 100-200 साल में भी, वो अगर हम पी ले तो वो हमारे लिए टॉक्सिक होगा। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ये भी बोलना गलत है कि अरे पानी मिल गया यहाँ तो लाइफ होगा। वो हमारे लेंस से हम देख रहे हैं। एक्चुअली में दूर गैलेक्सीज के ग्रहों का कोई और लिक्विड या कोई और केमिकल, कोई और एलिमेंट भी उनका खाना हो सकता है। मे बी एक पैरेलल यूनिवर्स में या फिर किसी मल्टीवर्स के किसी प्लेनेट में यूरेनियम को वहां के क्रिएचर्स या एलियंस खाते होंगे। हम लोग यूरेनियम एलिमेंट को देख के डर जाएंगे, जानलेवा एलिमेंट है, रेडिएशन आता है, लेकिन उनके लिए वही नॉर्मल हो सकता है ना। वो उनकी दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है। तो हाँ, इस कमेंट का आंसर ये है कि डेफिनेटली उनका वाटर या फूड
या फिर एयर कुछ और हो सकता है। हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हो और ऑक्सीजन निकालते हो, या फिर मीथेन ब्रीथ करते हो और कोई और केमिकल सांस से छोड़ते होंगे। वो उनकी दुनिया है, उनके लॉज, उनके सेट, उनका अलग बायोलॉजी। भाई इस जीनियस कमेंट वाले का नाम क्या है? वैभव। ग्रेट कमेंट वैभव। फैक्ट नंबर 1, आप अभी सांस तो ले रहे हो ऑफ कोर्स, तो अभी अपने नाक के नीचे ऐसे अपने फिंगर्स को रखो, तो आपको ऐसा फील होगा कि एक नाक से ज्यादा हवा निकल रहा है और एक नाक से कम हवा निकल रहा है। कई लोग कहते हैं कि क्या मैं मरने वाला हूँ, मेरा एक नाक ठीक से काम नहीं कर रहा है। नहीं भाई, ये बॉडी का एक नेचुरल साइकिल होता है जिसे कहते हैं नेजल साइकिल। क्या है कि अगर आपके दोनों नाक के छेद जिससे कि 24 घंटे हवा निकल रहा है और घुस रहा है, ये चीज तो 24 घंटे होता है, आप सोते हो तब भी होता है, तो क्या नाक इरिटेट नहीं होता होगा? जब से आप जन्म लिए हो तब से इस सेकंड तक आपका नाक हवा को फेस कर रहा है, तो हवा से छिल नहीं जाएगा। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि एक नाक के टिश्यूज ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए, ज्यादा ड्राई ना हो जाए, इसलिए आपका दोनों नाक का छेद शिफ्ट्स में काम करता है। एक डे शिफ्ट करता है, एक नाइट शिफ्ट करता है। मतलब यही बताना चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे को रेस्ट दे के काम करते हैं, इसलिए एक से ज्यादा सांस आ रहा है, जा रहा है, और एक बिल्कुल शांत टाइप का है। यही था नेजल साइकिल। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके ऑल ऑन जरूर रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।